आज का जो ये पॉडकास्ट है हमने डेडिकेट किया है यूथ को। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि कैसे जॉब्स के लिए लोग अपना बैलेंस बना सकते हैं या फिर कैसे वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी इज दी मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो तीनों ही जगह प्लैनेट्स भी हैं, जॉडियक साइंस भी हैं, और फिर घुमा के दोबारा अलग अलग फॉर्म में प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस आते हैं। आप जब भी वास्तु से बात करेंगे तो सबसे बड़ा मिथ क्या है? ईस्ट फेसिंग घर, नॉर्थ फेसिंग घर। अगर आपको आपकी प्लेनेट की पोजीशन नहीं मालूम और आप केवल वास्तु के प्रिंसिपल से चल रहे हैं तो भी आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आजकल चल भी रहा है कि यूथ क्या कर रहा है कि सामने कोई एडिटर है, उसने वीडियो बनाया, उसको लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, मेरे को भी एडिटिंग सीखना। अगर हम पुराणों में जाएं तो इसको एक संस्कार बोलते थे। हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स रखी जाती थी, अस्त्र रखे जाते थे, वेदास रखे जाते थे और उस बच्चे को बीच में छोड़ दिया जाता। नमक के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो एक मैग्नेटाइजर है। जितनी भी आपके शरीर के अंदर की नेगेटिविटी होगी वो सब एब्जॉर्ब करके वॉश कर दे। रेदर देन कि अगर आज मुझे घर चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए पे काम नहीं कर रहा कोई भी, जो है उसी को कारण समझकर सिर्फ यही चीज क्रीपिंग हो रही है कि मेरे पास ये नहीं है और वो नहीं है। ब्लेमिंग को लेकर वही डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, डार्क कलर्स नहीं पेंट करने चाहिए घर में, तो क्या ऐसा होता है? वो इसीलिए अवॉइड करने को बोले जाते हैं क्योंकि सैटर्न और केतु से इसको कनेक्ट किया जाता है। अखिल जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप सब कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया अच्छे सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए और आप यहाँ पे आए हैं। तो हम आपसे आज बहुत सारे वैदिक जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, पर सभी लोग अपने जो फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बट मैंने आपके अंदर एक क्वालिटी देखी कि आप इन तीनों को ही कनेक्शन उसमें बना करके आप काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं आपके, जैसा आपने भी हमें ऑफ कैमरा भी समझाया था सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी आपकी बातें सुन के तो ये लग रहा था कि कब पॉडकास्ट शुरू हुए और हम अपने क्वेश्चन बस पूछने स्टार्ट करें। और आज का जो ये पॉडकास्ट है हमने डेडिकेट किया है यूथ को, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो बात तो कर रहे हैं बट यूथ की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि कैसे जॉब्स के लिए लोग अपना बैलेंस बना सकते हैं या फिर कैसे वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे वो पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें। लोग मेरे ख्याल से ज़्यादातर मकान की दिशाएं ही हिला रहे हैं इधर उधर। तो आज हमने जो ये पॉडकास्ट आपको इनवाइट किया सर, स्पेशली वो हमने यूथ के लिए ही किया है। आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। पर सर ये सारी बातें स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि छोटा सा आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, जिससे आपको और बेटर समझ सके वो लोग कि जो भी ये जानकारी देने वाला है वो कौन है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन पर आज ये पॉडकास्ट रख रहे हैं, जो कि सावन की महाशिवरात्रि है। जी बिल्कुल। तो जब तक हर हर महादेव का नाम नहीं होगा तो कोई भी चीज़ संपूर्णता की तरफ नहीं जाएगी। तो बोलिए हर 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 महादेव। महादेव। अब जैसा कि बात करी आपने यूथ की, उससे पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जरूर। मेरा नाम है अखिल अग्रवाल। मैं एक एनर्जी ट्रांसमीटर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और तरह तरह की हीलिंग्स पे काम करता हूँ। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो मैं जिस भी विधा को समझता हूँ ऊर्जा के क्षेत्र से समझता हूँ। यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो सर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली मैं समझना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप तीनों में ही वर्किंग है, मतलब कि आप तीनों एनर्जीज़ को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। तो वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैसे आपस में कनेक्टेड है, मैं ये समझना चाहूँगा सर। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वास्तु की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या अन्य किसी भी विधा की बात करें जो आज चलन में है, इन सब की जो मदर है वो एस्ट्रोलॉजी है। इसीलिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी इज दी मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अब अगर हम वास्तु की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या अन्य किसी भी विधा की बात करें तो हम कॉमन पाएंगे 9 प्लैनेट्स। जब हम साइंस की बात करेंगे, सिंबल्स की बात करेंगे, तो किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के हमें वही 12 ज़ोडिएक साइंस मिलेंगे। और ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो भी प्लैनेट्स को डिनोट कर रहे होते हैं।
तो तीनों ही जगह प्लैनेट्स भी हैं, ज़ोडिएक साइंस भी हैं, और फिर घुमा के दोबारा अलग अलग फॉर्म में प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस आते हैं। सबसे पहला रीज़न है इन तीनों के अलाइनमेंट का ये। दूसरा रीज़न, तीनों ही कॉस्मिक फोर्स से चलते हैं। तीनों के साथ जो एनर्जीज काम करती है वो हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। अच्छा। नंबर्स, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स 1 नंबर ही समझता है? नहीं। वो 0-1 के अलावा और कोई कोड ही नहीं समझता, बाइनरी कोड। अच्छा। हम कंप्यूटर में भी वही, कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर लो, जी। हम 0-1 से ही सीखते हैं। बिल्कुल। हम कोई भी कोडिंग करें, कोई भी डिजाइनिंग करें, सेम ऐसे ही आज मैं जो बोल रहा हूँ या जो आप सुन पा रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो आवागमन है वो 0-1 पे ही हो रहा है और उसकी कोई डिकोडिंग नहीं है। ओके। सेम ऐसे ही हम जो भी चैंट कर रहे हैं, हम जो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, वो यूनिवर्स 0-1 में ही समझता है। तीसरी चीज, आज वास्तु की बात करें, हम बात करते हैं नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, लेकिन जब हम इसके एडवांस फॉर्मेट पे जाते हैं तो वहाँ हम यही बोलते हैं कि नॉर्थ में बुध प्लेनेट हैं, साउथ में मंगल प्लेनेट हैं, वेस्ट में शनिदेव हैं, ईस्ट में सूर्य देव हैं। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के फिर वही प्लेनेट आ गए। यही हम न्यूमरोलॉजी की बात करें 1 से लेकर 9 नंबर की, तो जब हम इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वहाँ 1 को हम सन बोलते हैं, 2 को मून बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं। सूर्य क्या है? तेज है। सूर्य में क्या होगा? लीडरशिप होगी, क्योंकि वो सबको लीड कर रहा है। मॉर्निंग से ही तो लीडरशिप चालू होती है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर नंबर दिया गया है कि अगर 1 नंबर वाले 10 जने हैं तो अगर 9 जनों के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका मतलब कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो है ना। सही बात है। तो आज सपोज करो मैं किसी के एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ और मैं उसकी न्यूमरोलॉजी को टच नहीं करता, मैं उसकी वास्तु को टच नहीं करता, तो क्या मैं उसको रिजल्ट दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। मैं उसको एक पैरामीटर में रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस की बात करेगा, जिसको हम अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल बोलते हैं, जिसको आज की भाषा में मनी 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 बोला जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में तो जब तक आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइंड नहीं होगी, आप मान लो आज पैसा कमा लो और आपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? आप हॉस्पिटल पे खर्च दोगे। बिल्कुल। आपने माइंड पे ध्यान नहीं दिया, आप साइकोलॉजिस्ट को ढूंढोगे, आप किसी मेडिटेशन वाले को ढूंढोगे। वो अर्निंग का बेनिफिट तो नहीं है ना आप खुद के लिए यूज कर पा रहे, ना सोसाइटी के लिए यूज कर पा रहे। सही बात। तो जब तक माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट नहीं होगी, आप कुछ भी डिजायर्स कर ले, वो कंप्लीट होकर भी कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसीलिए ये तीनों अलाइंड हैं और मैंने शुरू से ही इन तीनों पे ही काम किया है। तो सर, जैसे भी आपने लास्ट में एक बात कही जो कनेक्शन का एंड करते करते, तो हमने देखा है कि लोग जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लोग जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, या फिर जो सिर्फ वास्तु करते हैं, रिजल्ट्स वो भी दे रहे हैं, बट आपको ये तीनों का कनेक्ट करके, इन तीनों को कनेक्ट करके आपको क्या एक ऐसा एडिशनल बेनिफिट लगा कि इससे मेरी चीज़ें और बेटर हो पा रही हैं, या फिर मेरे रिजल्ट्स और ज़्यादा एक्यूरेट आ पा रहे हैं? देखिए, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ऊर्जा और अपने अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं जी। और सब अपनी अपनी जगह पे सफल है। लेकिन बात ये आती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज अलाइंड हैं तो क्यों ना एक ऐसा पैरामीटर क्रिएट किया जाए कि एक वेरिएबल को यूज करके हम तीनों वेरिएबल पे काम कर पाए। ओके। अब जैसे सपोज करो मैंने आज किसी की एस्ट्रोलॉजी देखी, मैंने उसका बुध प्लैनेट वीक देखा, मैंने वहाँ तो उसको बता दिया कि तुम ये वाला उपाय कर लो, तुम ये वाला उपाय कर लो, तुम अपने ये रिलेशंस इंप्रूव कर लो। जैसे बुध में हम बुआ बहन बेटी का बोलते हैं कि आप इनसे अपने रिलेशंस अच्छे करोगे तो बाय डिफॉल्ट बुध आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि रेमेडीज सब कुछ नहीं है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो शायद हम इन चीज़ों की बात ही नहीं करते थे, क्योंकि अननोइंगली हम वो रेमेडीज कर चुके होते थे। आज न्यूक्लियर फॉर्म आना, अलग अलग रहना, अपने अपने मन में रहना, अपनी अपनी बातों में रहना ही कारण है कि आज हम बैठे हैं और इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। सही बात है। तो अगर मैंने किसी का बुध वीक देखा और मैंने मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे यही नहीं पता कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने वहां तो रेमेडी दे दी, लेकिन क्या डेट ऑफ बर्थ हेल्प करेगी? नहीं करेगी। मान लो वो नॉर्थ में ही सो रहा हो या नॉर्थ में ही उसके स्टडी मटेरियल रखे हो,
कोई बिजनेस वाला उसकी फाइलें वहीं रखी हो, हम्म, वो नॉर्थ फेसिंग मकान में रह रहा हो। आप जब भी वास्तु से बात करेंगे तो सबसे बड़ा मिथ क्या है? ईस्ट फेसिंग घर, नॉर्थ फेसिंग घर। लेकिन अगर किसी का सूर्य नीच का है और वो ईस्ट फेसिंग घर चूज करता है तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो ईस्ट फेसिंग वाले को मिलने चाहिए। अच्छा। अलाइनमेंट इसीलिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको आपकी प्लेनेट की पोजीशन नहीं मालूम और आप केवल वास्तु के प्रिंसिपल से चल रहे हैं तो भी आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। सही बात है। इसीलिए मेरी आदत है जब मैं काम करता हूं तो मैं तीनों लीकेजेस पे काम करता हूं, ताकि मैं आपकी प्लेनेट की एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस और आपकी अल्टीमेट स्पेस, जहां से आप ये कॉस्मिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म, आपकी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिल रही है आपको? आपके घर पे मिल रही है। सही। जी। रिवाइवल एनर्जी का सोकर हो रहा है, एनर्जी इनटेक आप फूड के रूप में कर रहे हैं। फैमिली आपको आपका मेंटल एनवायरनमेंट देती है। आज मान लो किसी घर में खुशी है तो वो कितना ही हार्ड टाइम्स में चल रहा हो, द मोमेंट ही विल एंटर इन हिज हाउस उसका मूड लाइट हो जाएगा। हाँ। लेकिन आज का दौर क्या हो गया? जैसे ही घर में व्यक्ति घुसता है, आपने ये नहीं किया, अभी वो लाना है, वो बिल आने वाला है, वो ईएमआई आने वाली है, बिल्कुल। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई? हमारी विश लाइन बढ़ गई, जिस वजह से अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, हमारी डिजायर्स बढ़ गई। लेकिन क्या अभी भी हम अपनी विश, डिजायर और आस के लिए अलाइंड हैं? पहला क्वेश्चन तो मैं सभी से यही करता हूं। आज यूथ डीफोकस क्यों है? आज वो एक व्यक्ति को देखता है, भेड़ चाल बन जाती है, सब उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। सही बात है। लेकिन कोई ये नहीं देखता क्या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है करने की। राइट। अगर वो ये देखने लग जाएगा तो वो अपने आप ही समझ जाएगा। आजकल चल भी रहा है कि यूथ क्या कर रहा है कि सामने कोई एडिटर है, उसने वीडियो बनाया, उसको लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, मेरे को भी एडिटिंग सीखनी है, और उसी से फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसका करियर जो है वो इधर उधर चला जाता है। तो सर अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे कोई पर्सन है, कोई यूथ है, वो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, इस वेदा के माध्यम से कैसे जानना चाहिए कि उसके लिए करियर क्या अच्छा है? देखिए, अब इसमें है ना 3 वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है। अगर हम पुराणों में जाएं तो इसको एक संस्कार बोलते थे, कि जहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते थे, हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स रखी जाती थी, अस्त्र रखे जाते थे, वेदाज रखे जाते थे, और उस बच्चे को बीच में छोड़ दिया जाता था। उस बच्चे की फ्रिक्वेंसी जिस तरफ अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी मिथोलॉजी है कि बच्चा कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब तक वो 5 से 6 साल का नहीं होता उसकी कॉन्शियस मेमोरी डेवलप नहीं हुई होती है, तो उसके अंदर वो डिवाइन पाथ एस्टेब्लिश्ड हुआ होता है जिसके लिए उसका बर्थ हुआ है। ओके। जो हम बोलते हैं ना कि 84 योनियां या 99 का फेर, वो पार ही जब ही हो सकता है जब आप उस ब्लू प्रिंट को फॉलो करते हो। पहले ये रिचुअल्स जो होते थे उनके बहुत साइंटिफिक रीजंस थे, लेकिन क्योंकि भारत में हर चीज के पीछे की साइंस छुपाई जाती है, ऐसा चलन रहा है, तो उसको अंधविश्वास मानकर वो धीरे धीरे नेग्लेक्ट होता चला गया। जो आज पाश्चात्य देशों में इसको यूज किया जाता है, वहां पर जो आपकी स्कूलिंग चालू होती है वो मोर नियर बाय नियर 6 के बाद से होती है। 5 इयर्स तक बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, फिर उसके लिए अलग अलग स्पेशल एजुकेशंस के प्रावधान है। तो वो क्यों होता था? अगर मान लो बच्चा म्यूजिक की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब ये इस लाइफ में म्यूजिक में कुछ ना कुछ करने आया है, तो उसकी बेसिक नॉलेज फिर वहाँ पर ABCD नहीं सिखाते थे, वहाँ पर सरगम सिखाई जाती थी, अलग अलग राग सिखाए जाते थे, और फिर वो बिरजू महाराज जी जैसे परम कलाकार बनते थे, लता जी जैसे सिंगर बनते थे। अब अगर आज के परिवेश में बात करें तो आज इसके 2 पैरामीटर है, या तो व्यक्ति 10th से पहले पूछ ले, क्योंकि 10th एक ऐसी लाइन है जहां से उसको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, तो हम उन्हें गाइड कर पाएंगे। लेकिन अब कोई मान लो मेरे पास 35 साल का व्यक्ति आता है,
जो अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका, सब कुछ कंप्लीट कर चुका, तो क्या ये मेरा बोलना उचित रहेगा कि जी आपने ये जो पढ़ा है ये तो आपने बिल्कुल ही गलत पढ़ लिया? नहीं, वो तो पूरा ही डिमोरलाइज हो जाएगा, बिल्कुल। वो तो फिर डर का व्यापार हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति ये क्वेश्चन कर रहा है वो अभी किस स्टेज में है। आज मेरा बोलना तो मुझे तो 1 मिनट लगेगा, मैं तो बोल दूंगा कि भैया आप डॉक्टर बनने आए थे, आप क्यों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो। सही बात है। लेकिन जो उसने 35 साल मेहनत करी है, जो सीखा है, वो कहाँ जाएगा? तो फिर उस दिशा में हमें क्या करना होता है, कुछ रेमेडीज, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सजेशंस देकर कैसे भी करके उसकी लाइफ चलाना ही हमारा एम होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन की बात करूं तो स्टूडेंट जो 10th में रीच कर चुका है उसको सबसे पहले किसी ज्योतिष के पास जाकर ये समझना चाहिए कि उसकी एनर्जीज किससे अलाइंड है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बेरोजगारी जैसे शब्द है ये भारत में नहीं, ये विश्व में ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाएगा तो आप ना तो पैसे के लिए काम करोगे, ना आप समय देख के काम करोगे, आप अपने आप ही अननोइंगली 100% दोगे उस काम में। सही बात है। क्योंकि आपका माइंड बॉडी सोल तीनों उस काम से अलाइंड होगा, कनेक्टेड। तो बेरोजगार बचेगा ही नहीं। बाकी तो देखो जो जिस लेवल पे आके पूछता है हमें जवाब तो देखो देना पड़ता है, बट स्टूडेंट से अगर वो पूछ ले तो उससे बेस्ट एज मैं कोई नहीं समझता। कई बार हमने ये भी देखा है कि कई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, माँ बाप फोर्स कर रहे हैं बाहर जाओ कुछ भी करो, तो कई बार एक चाची जी पीछे से बोलती है कि इसको तो नज़र लग गई है किसी की। तो ऐसा होता है कि नज़र, अगर इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि अगर किसी को नज़र लग गई है तो वो कैसे अपनी नज़र से, उस नज़र से बच सकता है, और दूसरा चीज़ ये कि नज़र ना लगे उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए आपने मुझसे 2 ऐसे क्वेश्चन करे हैं। आप कह रहे हैं कि बारिश अगर हो रही है तो वो व्यक्ति भीगने से कैसे बचे, बिल्कुल सही, और बारिश कैसे रुके, बिल्कुल सही, तो बारिश तो रुक नहीं रुकेगी सकती। नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं, छतरी। पहले तो हम ये समझते हैं कि नज़र क्या होती है। जी बिल्कुल। कोई भी चीज लाइफ में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के रूप में ही एग्जिस्ट कर रही है। तो नज़र या कोई भी अलग हम टोटके की कुछ भी बात करते हैं, सब फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें अपनी छतरी मजबूत करनी पड़ेगी। छतरी मजबूत यानी कि आप आज मान लो कुछ भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं बीमारी कैसे लगेगी, जब उसको उसके सीड्स मिलेंगे, बैक्टीरियाज मिलेंगे। अगर आप वो फूड ही नहीं खाओगे तो वो बीमारी नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप फिजिकली मेंटली अलाइंड हैं तो आपकी ऑरिक फील्ड, आपकी एनर्जी स्ट्रांग होंगी, किसी की भी वाइब्रेशन आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। ओके। बारिश से हम कैसे बचते हैं, पानी तो गिरता ही है ना छतरी पे, लेकिन वो छतरी पे लग के साइड में बह जाता है और हम गीले नहीं होते। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर आप मोरली डिप्रेस्ड हैं, आप बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं, आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा है, तो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा, आपकी एनर्जीज वीक है, आप उस वर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, जिसको हम नज़र बोलते हैं। अच्छा, ओके। साइंटिफिकली नज़र का मतलब वही है, जब आपकी लो वाइब्रेशन होगी तभी आपको कोई लो वाइब्रेशन अटैक कर सकती है, वरना नहीं। अगर आप हाईली वाइब्रेटेड हैं तो कोई भी लो वाइब्रेशन आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, क्योंकि वो आपके एरिया को रप्चर नहीं कर पाएगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो बी पॉजिटिव या जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, इनकी ब्लड लाइन बहुत थिन होती है। अच्छा। तो उस वजह से क्या होता है, इनकी जो ऑरिक रप्चर फील्ड होती है वो वीक होती है बाय डिफॉल्ट। ओके। तो ऐसे लोगों में पाया गया है कि जब इन लोगों को कोई टोक दे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनके ऑरा के अंदर जाकर रप्चर कर कर बहुत जल्दी उनकी एनर्जीज को लो कर देते हैं। राइट। नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के आप देखेंगे तो उनको इतनी जल्दी नज़र का फर्क नहीं लगती, उनको भी है, क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ प्ले ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जो अपनी जगह काम करेगी। लेकिन कुछ जगह मान लो छतरी बहुत मजबूत है तो वो क्या करेगी, वो तेज पानी भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर ओले पड़ गए तो नहीं करेगी। सही बात है।
तो कुछ लोगों के अंदर क्या है, ज़्यादा पानी बर्दाश्त करने की क्षमता है, कुछ 2-4 बूंदों में ही रह जाते हैं। कुछ ये नेचुरल ट्रेट्स हैं, कुछ उनकी अपनी चॉइसेस बना देती हैं। इनके लिए बचने के लिए अगर हम टिप देखें तो रेगुलर बेसिस पे तो हम यही बोलते हैं सॉल्ट बाथ, क्योंकि नमक के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो एक मैग्नेटाइजर है। जितनी भी आपके शरीर के अंदर की नेगेटिविटी होगी वो सब अब्जॉर्व करके वॉश कर देगा। आप कहीं भी देखेंगे नजर उतरते हुए भी नमक, नून, राई, धनिए को यूज करते हैं, ठीक है, मोरपंख को यूज करते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक प्रोडक्ट ही हैं जो नेगेटिव आयंस को, जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको एब्जॉर्व करके और ड्रॉप आउट कर देते हैं। आज यही काम हीलर्स अपने हाथों से कर रहे हैं। आज जो हम ऑरा क्लींजिंग का नाम लेते हैं वो भी नजर दोष दूर करना है। बिल्कुल, कि अपने एनर्जी फील्ड के अंदर जो भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे काम नहीं आ रही, उनको दूर करना। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप नहाने से पहले थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक लेके पानी की बाल्टी में डाल लीजिए, उससे नहा लीजिए। ओके। नजर जब भी आपको वीक लगता है, जब भी हमको अपनी एनर्जीज वीक लगती है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है किसी पार्क में जाइए, 10 मिनट नंगे पैर वॉक कीजिए, 5 मिनट किसी पेड़ को हक कर लीजिए। अच्छा, उससे भी हमारी एनर्जीज जो है वो, सर नज़र नहीं, पता नहीं क्या क्या दूर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब हम अर्थली एनर्जी से कनेक्टेड होंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम की नहीं है वो सब दूर हो जाती हैं। एक पेड़ को हक करने से, बिल्कुल। जिसको लोग काटते हैं। सर देखिए, अब आपने काटने की बात करी तो मैंने वही तो कहा ना, हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। अब अगर हम इसी को वास्तु से जोड़ें, आज मान लो हम कहीं मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले लैंड की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना। किसी जमाने में कब्रिस्तान हो, सही बात है। किसी जमाने में ये बूचर खाना हो, किसी जमाने में यहाँ पर लोगों को पीटा जाता हो, कैद किया जाता हो, तो उस भूमि की वैसी वाइब्रेशन होगी। राइट। तो इसीलिए हर चीज़ों को जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे तो हम उन्हीं वर्ड्स के पीछे रहते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो सर, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो पहले ज़माने में हम देखते थे कि इंसान अपने 35-40 के बाद ही मोस्टली घर खरीद पाते थे, बट आज के इस एडवांस वर्ल्ड में लोग बहुत कम एज में अपना घर भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने 25 में 30s में ड्रीम करते हैं घर लेने का, उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स जो उनके उस हार्ड वर्क को एक पुश मिल जाए। देखो, सबसे पहले तो उनको अपनी वो स्टोरी छोड़नी होगी जिस स्टोरी की वजह से वो वहाँ पे है। ओके। क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं हमने चूज़ किया है, हमारी चॉइसेस थी जी, हमें मौके अलग अलग भी मिले थे। तो हम क्या करते हैं, अक्सर अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कि मैं आज मान लो मैं रो रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा, यार वो भी चाची आई थी, वो कुछ बोल गई, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को क्या संतुष्टि दी कि मैं नहीं रो रहा, वो आई थी, वो मुझे बोल के गई तो मैं रो रहा हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा ऐसे केस में, मैं सिर्फ रोऊंगा, मैं चुप होने या हंसने का कारण नहीं ढूंढूंगा। तो आज की यूथ क्या कर रही है, वो अपने कंफर्ट जोन में बैठी हुई है कि हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हमें स्कूलिंग अच्छी नहीं मिली, हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, या हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही। रेदर देन कि अगर आज मुझे घर चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए पे काम नहीं कर रहा कोई भी, जो है उसी को कारण समझकर सिर्फ यही चीज क्रीपिंग हो रही है कि मेरे पास ये नहीं है और वो नहीं है, ब्लेमिंग को लेके। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लेम का गेम है, ब्लेम शेम का, गिल्ट का, रिग्रेट का, ये छोड़ना होगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति की इच्छा है उसे एक अपनी लाइफ की न्यू स्टोरी क्रिएट करनी होगी। क्योंकि आज अगर हम बड़े बड़े लोगों को देखें, चाहे हम कोई मिनिस्टर को देखें, कोई एक्टर को देखें, जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो उनके पास भी तो चॉइसेस रही होंगी ना। वो भी स्टेशन पे सोए थे, कई लोगों के पास तो बुक्स भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े हैं, तो वो भी तो ये बोल सकते थे उस समय बैठ के
कि स्कूल नहीं है, घर नहीं है, बुक्स नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो शायद आज हम उनके नाम के रेफरेंसेस नहीं दे रहे होते। राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर यूथ पीड़ित है। आधे से ज्यादा यूथ अपनी पीड़ाओं का कारण स्वयं खुद है, क्योंकि ना तो वो एक जगह टिक के चलता, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये तो दूसरा क्या है, आज किसी ने कुछ बोला वो करना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आज के समय पे आप किसी से बात कर लो, सबको हथेली पे सरसों चाहिए। सही बात है, मेहनत लेकिन सरसों उगने की एक ड्यूरेशन है, सरसों उगने का एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, सरसों उगने का एक टाइम है। सरसों उगने के लिए सीड भी अच्छा चाहिए, सही बात। सरसों को उगाने वाले की व्यक्ति की कैपेबिलिटी भी है। तो जब कोई चीज इतने फैक्टर से बन के फिर भूमि उसका उत्पादन करती है, तो आज हम कोई भी रिजल्ट ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैंने 2 दिन नाम लिया, 2 दिन कुछ किया और वो मैजिक क्रिएट हो जाएगा। सही बात। वो भी हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलाइंड हो गया कि हाँ अब इसके लाइफ में कुछ मैजिक होना है, आपका न्यूमरोलॉजी करेक्टेड है, आप अच्छी वास्तु में रहते हैं, आपकी अपनी एनर्जीज अलाइंड है, तो वो आप इकट्ठा तो काफी टाइम से कर रहे हो, लेकिन डिमांड अभी करी आपने और तुरंत मिल गया। लेकिन वो तुरंत मिलना सभी के लिए हो ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यूथ को सबसे पहले समझना होगा कि हम जो स्टोरी की बात कर रहे हैं, क्या वो स्टोरी हमें बूस्ट कर रही है या डीमोरलाइज कर रही है। अगर वो स्टोरी कहीं भी डीमोरलाइज कर रही है, ब्लेम में, गिल्ट में, शेम में, कंप्लेंट में डाल रही है, तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप उस स्टोरी को वहीं की वहीं बंद कर दीजिए और ये सोचना शुरू कीजिए कि मुझे अब जो घर चाहिए या जो गाड़ी चाहिए उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए। जैसे ही वो शब्द आएगा कि क्या होना चाहिए, तो नई स्टोरी क्रिएट होने लगेगी और मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द उनको ये चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी। अब ये तो फैक्ट हो गया एनर्जी वाइज। अब दूसरा फैक्ट आता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु जी। पहली बात तो ये देखना है कि उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में घर है भी या नहीं। अच्छा। ये भी सैटर्न डिसाइड करता है, सैटर्न की प्लेसमेंट, कि आपको अपने नाम पे अपने जीवन में घर बनाना भी चाहिए कि नहीं। अच्छा, ओके। तो जरूरी नहीं है कि आपके नाम पे घर हो तो ही आपकी ग्रोथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ऊंचाइयों पे चल रहे थे, सडनली पैसा आया, अपने नाम पे घर बनाया और आज वो रोड पे हैं, नीचे आ गए। तो पहले तो ये फैक्टर समझना है कि मुझे मेरे नाम पे घर बनाना है या किसी और के नाम पे। तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगी? अगर मान लो उसके नाम पे घर नहीं है और कहीं ना कहीं घर बन गया और वो डेप्थ में चला गया, तो वो घर किस काम का? सही बात है। फिर दूसरी चीज है, वो कहाँ रह रहा है, उसकी अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसी है। वो मांग तो रहा है घर, लेकिन पीछे दिमाग कह रहा है यार तेरे अकाउंट में तो 10,000 रुपये पड़े हैं, तो घर देख के आ रहा है 4 करोड़ रुपए का। ये इंटरनल टॉक्स चलती है जो हमें सुनती नहीं है, लेकिन ये हमारी गट की फीलिंग होती है। वो ये नहीं कह रही होती कि तेरे पास 10,000 है तो उसके सपने मत देख, वो ये कहती है पहले इसको बढ़ा। आज आप लोन लोगे, कुछ भी लोगे, आपको अपनी कुछ डाउन पेमेंट तो दिखानी पड़ेगी ना। सही बात है। अगर आपके पास वो डाउन पेमेंट ही नहीं है तो क्या आपका कॉन्शियस ब्रेन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। आप ड्रीम रख सकते हो, आप उस पाथ को डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरा टारगेट है, लेकिन अगर आप उसके लिए ही क्रीप करते रहोगे तो आप उस हाव तक नहीं पहुंच पाओगे कि मुझे इसको कैसे बढ़ाना है। वो पूरा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आज के प्रैक्टिकल युग में ना तो कोई राजा आपको गिफ्ट करेगा आके, ना कोई चलता हुआ व्यक्ति यार ये गरीब है इसकी मदद कर दो करेगा। क्रिएट हमें खुद करना पड़ेगा। हम क्रिएशन से ज्यादा मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कब काम करेगी? जब क्रिएशन भी होगी। बिल्कुल। तो जब इन दोनों का अलाइनमेंट होगा तो मैं नहीं समझता किसी भी यूथ की कोई भी विजन फुलफिल रहेगी। क्योंकि आज मान लो मैं आपको बोल दूं कि वो रात को सोए और बड़े बड़े घर देखने लग जाए, सुबह उठे बड़े बड़े घर देखने लग जाए, डेफिनेटली वो काम करते हैं, नो डाउट, 100% रिजल्ट है उनके, लेकिन जो उसके पीछे का बैकफुट वर्क है वो कोई नहीं बताता। सबसे पहले तो आपकी डिजाइनिंग होनी चाहिए कि आपके पास पैसा कितना है,
और आज जो आप डिज़ायर कर रहे हो उसमें डिफरेंस कितना है। क्योंकि अगर फाइनेंस पार्ट आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन वीक रह जाएगी। सही बात है। क्योंकि आप घर तो 4 BHK का देख रहे हो, अब 4 BHK में एकर्स तो डिफाइन नहीं है। हो सकता है वो 100 मीटर का 4 BHK हो। सही बात है। वो डेफिनेशन कब क्लियर होगी? जब आपको अपना फाइनेंशियल पार्ट क्लियर होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके पास डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप करते हैं तो आपके पास सबसे पहले लिटरल डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इवन चाहे वो आपकी जॉब है, मैरिज है, घर है, पढ़ाई है, कुछ भी है, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो लाइफ आपको ना दे। जैसे अभी आप बात कर रहे थे तो उसमें आप बता रहे थे कि जो यूथ है वो कंफर्ट जोन में चला गया है। तो कंफर्ट जोन के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है एक और चीज़ आती है जो लोगों के माइंड में चलती है, वो रिलेशनशिप को लेकर के भी है कि काफ़ी बार जो यूथ है, जो भी जनरेशन है 25, 20, 30 वाली, इसमें मैंने देखा है कि कई लोग अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि वो अपने करियर पे काम ही नहीं कर रहे होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी होता है सर कि कई लोग अपने जो भी उनका पार्टनर है उनसे वो मैरिज कर लेते हैं तो इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने बढ़िया उनके लाइफ स्टाइल हो जाते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो अगर सर कोई एक रिलेशनशिप में है, कोई एक पर्सन वो एक रिलेशनशिप में है, तो कैसे समझे कि जो उसका पार्टनर है वो फ्यूचर पार्टनर उसके लिए बेस्ट रहेगा या उसकी लाइफ और ज़्यादा नीचे आने वाली है या उसका जो ग्राफ है लाइफ का वो ऊपर जाने वाला है? कैसे समझ सकता है कोई? देखिए, सबसे पहले तो इसमें उसकी अपब्रिंगिंग काम आएगी। अच्छा। कि वो किस माहौल में पला बड़ा है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल रहा है, या कैसे उसके फैमिली में पास्ट रिलेशंस रहे हैं। सपोज करो उसके मदर फादर की रिलेशन ही अच्छे ना रहे हों, या फैमिली में कोई बड़ी सिस्टर हो, उसकी मैरिज हुई हो, उसके रिलेशंस अच्छे ना हुए हो, तो क्या होता है, बच्चा समझता सब कुछ है, बोलता नहीं है। कहने का मतलब कि उसके लाइफ में ये पैटर्न एम्बेडेड हो जाते हैं। ओके। अक्सर ऐसी फैमिलीज में देखा गया है कि जहाँ पर जिन्होंने पहले डाइवोर्स देखे थे अपनी फैमिलीज में, वो शादी करते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है, सब कुछ मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न है ना, मैरिज का मतलब ही डाइवोर्स है। समझा नहीं सर। उस व्यक्ति ने शादी का मतलब क्या समझा? अच्छा, उस व्यक्ति ने, ओके। शादी का मतलब क्या समझा कि शादी हुई, लड़ाई हुई और अलग हो जाना है। तो अब जब भी वो शादी करेगा तो उसके सबकॉन्शियस में क्या पैटर्न चलेगा? वही जो पुराना था उसके। शादी मतलब लड़ाई होगी अब मेरी। लड़ाई का मतलब क्या हुआ? उसने मैनिफेस्ट कर ली ना, हो नहीं रही, मैनिफेस्ट कर ली, तो अपने आप क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। फिर क्या हुआ? लड़ाई के बाद डाइवोर्स हो जाएगा जी। तो क्या होगा? पहले लड़ाई होगी, फिर डाइवोर्स हो जाएगा, फिर अलग हो जाएंगे। तो वो कितना ही समझ ले, कितना ही कुछ कर ले, कुछ मैटर ही नहीं करेगा। सही बात। तो सबसे पहला तो मैटर क्या करता है, दोनों के लिए मैरिज का मतलब क्या है, समझना कि दोनों के लिए शादी का मतलब क्या है। आज खाली ये कह देना कि दो आत्माओं का मिलन, तो इस युग में तो वो भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे, एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि संभालने वाला परिवार होता था। आज रह ही दो गए। आज रिलेशन में सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन क्या रह गई? पहले लड़का नौकरी नहीं करता तो भी उसको डर नहीं था, गेहूं घर का था, चावल घर का था, सब्जियां घर की थी, बड़े थे संभालने के लिए। आज बड़े नहीं है, घर का गेहूं नहीं है, घर का चावल नहीं है, पानी तक तो घर का नहीं है। सही बात है, वो भी परचेज करना पड़ता है। उनको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैरिज है क्या, कि शादी का वास्तव में मतलब क्या है। और यदि व्यक्ति प्रारंभ से, शुरुआत से जैसी वो आगे की लाइफ जीना चाहता है उसी से अपना रिलेशन शुरू करता है, तो मैंने ऐसे रिलेशन में आज तक, देखो नोक झोंक चलना अलग चीज़ है, लेकिन मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं झूठ बोल करके। बदलाव क्यों आता है? क्योंकि बॉलीवुड, ऐसा नहीं खाली बॉलीवुड, बॉलीवुड एक परचम बन गया क्योंकि लोग उससे प्रभावित होते हैं। फिर जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो अपने आम जीवन, निजी जीवन में जो काम करते हैं, क्योंकि जो जिसका फैन होगा वो इनडायरेक्टली
अननोइंगली उसकी लाइफ से कनेक्टेड है। बिल्कुल। शायद आप ये नहीं समझेंगे कि जो व्यक्ति आज शाहरुख खान कर रहे हैं, इधर जब हम राम राम लिखते हैं तो क्या होता है, जो भी राम जी की एनर्जीज थी, जो भी उनकी फ्रिक्वेंसीज थी, हम उससे अलाइन होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए चलन है कि राम राम लिखो या अच्छे शब्द लिखो। बिल्कुल। तो अगर कोई शाहरुख खान कर रहा है तो क्या होगा, शाहरुख खान का नेचर, शाहरुख खान का बिहेवियर, उनके थॉट पैटर्न, उनके फैमिलीज के इश्यूज, उनके लाइफ के इश्यूज, वो सब कुछ अननोइंगली अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे में वो अगर कुछ भी करेगा तो होगा क्या, जो उनकी लाइफ में हुआ है और उसको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं समाज से प्रभावित होकर कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मैंने यूथ में देखा है कि यार इसकी फ्रेंड नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी 10-10 फ्रेंड है उसकी वैल्यू करता है। तो अब वो व्यक्ति क्यों परेशान है, मेरी फ्रेंड नहीं है इसलिए मेरी वैल्यू नहीं हो रही। एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि वो खुद ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू का कनेक्शन किससे जोड़ दिया, फ्रेंड से जोड़ दिया। अगर वो ये बोलता कि फ्रेंड हो ना हो मैं तो अपने आप में जो हूँ वो हूँ, सही बात है, तो सामने वाला अपने आप उसकी वैल्यू करेगा। बिल्कुल। तो ये हो गया सारा सामाजिक एस्पेक्ट। अब फिर अपनी वही लाइन पे आते हैं, अपना तो काम ही वही है। तो अब किसी दो जनों को मिलना है, सपोज करो आप दोनों ही मेरे पास आते हो, बिल्कुल, आप मेरे को बोलते हो कि जी अखिल जी आप देखो और आप बताओ मेरे को कि क्या ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। और एक आप आते हो मेरे पास, आप कहते हो जी मुझे तो इसी से करनी है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब फिर दो एस्पेक्ट आ गए। अब इनके लिए मेरे पास ऑप्शन खुल गया कि मैं एक एक प्लेनेट को मैच करूंगा, एक एक फ्रीक्वेंसी को मैच करूंगा, इनकी कुंडली देख सारी अलाइनमेंट देखूंगा, कुंडली भी देखूंगा, न्यूमरोलॉजी भी देखूंगा, दोनों से मीटिंग भी करूंगा। ओके। मैं जब 360 डिग्री की बात करता हूं तो मैं हर काम को 360 वे में ही करता हूं। खाली कुंडली देख के मैं ये नहीं बोल दूंगा, हाँ ये बोल दूंगा कि आप इसको चॉइस में रख सकते हो। फाइनलाइजेशन का मतलब है तीनों चीजों पे काम करना। तो मेरे पास क्या ऑप्शन खुल गया, अब चॉइस है, लेकिन आपने तो मुझे 0 चॉइस दे दिया। तो अब आपके में मैं क्या देखूंगा कि कौन सा प्लेनेट फेवर कर रहा है, उसका सपोर्ट लूंगा। कौन सा प्लेनेट एंटी है, अब उस एंटी को कौन सा प्लेनेट संभाल सकता है, उस पर काम करूंगा। तो ये डिपेंड करता है वो जो दो लोग आ रहे हैं वो किस मंशा से आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं कि थोपने आ रहे हैं। क्योंकि जानने वाला क्या होगा, उसके पास चॉइस है, वो कहेगा यार अपना बनता नहीं है, तू कुछ देख मैं देखता हूँ। सही बात है। लेकिन जो ऑलरेडी एक हो चुके, जैसा आपने कहा कि वो डेप्थ में चले गए, काम धंधे को भी छोड़ दिया, तो ये भी अपब्रिंगिंग ही है ना। सही बात है। कोई रोमांटिक मूवी देखता होगा, कोई किसी एक्टर को फॉलो करता होगा, उसने उसकी वो मूवीज वैसी देखी होंगी। क्योंकि पहले की मूवीज में क्या होता था, ये तो आज दिखाने लगे इतने अमीर अमीर हीरो, पहले तो वही दिखाया जाता था कि वो अपना घर बार छोड़ के और लड़की के पीछे भग लेता था। यही तो देखा है हमने, वही हमारे डीएनए में है। तो सबसे पहले तो हमें अपने डीएनए पैटर्न को क्लियर करना जरूरी है। तभी तो ये जितने भी आज आप देख रहे हो, आज डाइवोर्स इतना छोटा शब्द हो गया है कि व्यक्ति शादी करता है और 1 महीने बाद पता चलता है कि वो डाइवोर्स दे रहा है। क्यों? डाइवोर्स हर किसी के लिए एक मजाक बन चुका है, क्योंकि सबको लगता है यार नहीं साथ रह रहे हैं तो चलो अलग हो जाते हैं। तो भाई ये चीज पहले देख लो, जिस समय तुमने शादी करने का तय किया था, ऐसा तो है नहीं कि बिना कोर्टशिप पीरियड कोई शादी होती है। लेकिन उस समय व्यक्ति क्या करता है, अपना अच्छा दिखाता है, अपनी कवरिंग दिखाता है कि ये रिश्ता बना रहे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इस कवरिंग के पीछे वो अपने फ्यूचर को कैसे लेके जा रहा है, उसको भी नहीं मालूम। सही बात है। तो हर चीज का देखो आंसर है ना। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी करती जरूर है, लेकिन इसमें आपकी अपनी अपब्रिंगिंग, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी धारणाएं, आपके परिवार की मानसिकता, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो एस्ट्रोलॉजी मैच कर रही है, न्यूमरोलॉजी मैच कर रही है, सबकी सोच मैच कर रही है, तो सब चीजें अलाइंड की जा सकती हैं।
एज अ कंसल्टेंट आप इन दोनों केसेस में किस केस को आप बेटर मानते हैं कि इस केस में अगर आप मेरे से पहले कंसल्ट कर लें या फिर आप सीधा आके मेरे को बताएं तो एक बेटर लाइफ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं? देखिए, अगर आप कंसिडरेशन की बात करते तो मेरी लाइफ में राइट रॉन्ग, गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे शब्दों की जगह नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सिचुएशन है, हर चीज़ डेस्टिनी है। अगर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपका पास चॉइस है, तो आप चूजन पॉइंट पे ही मेरे पास आ जाओगे। ओके। और आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि इसके साथ ही लड़ झगड़ के सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करने आए हैं? अपना पिछला काम पूरा करने आए हैं। काम पूरा कैसे होगा? लोगों के द्वारा होगा। जब भी तो आपने एक फैमिली चूज की ना, एक फ्रेंड सर्कल चूज किया, एक स्टडी चूज करी, लेकिन हम डिसअलाइंड कहाँ हो जाते हैं? जहां हम अपनी अलाइनमेंट से भटक जाते हैं। मान लो हम लव मैरिज की सोच रहे हैं, हमारे चार्ट में लव मैरिज ही नहीं है, अरेंज लिखी हुई है, तो यानी कि क्या इस लाइफ में हमें लव मैरिज से लर्निंग नहीं मिलेगी? हम वो करेंगे, पछताएंगे, फिर बाद में अरेंज में आएंगे। ओके। तो दोनों केसेस में पहले तो मैटर ये करेगा कि लव मैरिज है कि भी नहीं। अच्छा बुरे की बात तो तब होगी जब दोनों केस में ये पता लगे कि लव मैरिज है कि भी नहीं। और अगर मैं आप दोनों में बात करूं तो आप जैसे तो केसेस ही रेयर होंगे। जहां प्यार आ जाता है तो वहां तो फिर वैसे कोई कुछ नहीं सोचता नहीं व्यक्ति। पूछता। सही बात। ये तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे कि जिन्होंने किया बाद में वो अलग हो गए, तो इसलिए बेटर है कि पहले एक बार जान लो। सही बात है। नहीं तो मैं कहता हूँ भाई पहले देखो, एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, दोस्ती जिस समय हो रही है और आगे बढ़ने की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, उसी समय अपना चेक करा लो। बेस्ट तरीका तो यही है, वो सबसे बेटर है कि वो पॉइंट पे आप अलग भी हो सकते हो और साथ भी हो सकते हो, तो शायद पेन भी कम होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, तो वही वाला काम होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है सर कि यूथ को ना आजकल कुछ क्लियर नहीं है। मतलब आज अगर आप दो रिलेशनशिप वालों को भी सामने सामने बैठाओगे ना और पूछोगे कि आप क्या फ्यूचर इनके साथ देखते हो, तो कहेंगे कि पता नहीं। और दूसरी चीज़ जो आपने बोला वो बिल्कुल राइट थी कि अभी की लाइफ को लग्जरी दिखा करके आपकी जो फ्यूचर लाइफ है उसको झूठ बोलते हैं लोग, कि फिर जो आपके साथ पार्टनर जो आपके साथ सिलेक्ट आप कर रहे हो वो उसी लाइफ को देख रहा होता है, और जब आप वो अपना फ्यूचर देखता है बाद में तो वो कहता है भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, आपकी बातों के बीच में एक और बात भी ध्यान आई मुझे कि ये जो डर का व्यापार कर रखा है ना लोगों ने, कि कोई भी कपल जाता है तो उसको डरा दिया जाए, फिर उसके साथ प्ले किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन चुका है कि लोगों के दिमाग में ना अब ये चीज़ें अंधविश्वास बनती जा रही हैं। आज आप यूथ से बात करो, राहु की, केतु की, शनि की, वो कहेंगे अंधविश्वास है। और आप वहीं पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस की बात करो, वो आपको 10 घंटे सुनने को तैयार है, जबकि बातें वही हैं। प्लेनेट का नाम ही तो हटा दिया मैंने, बिल्कुल केवल वाइब्रेशन का नाम लगा दिया। तो आज की यूथ क्या है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मिथ भी मानने लगी है, जो भी बहुत बड़ा कारण है कि वो व्यक्ति पीछे होते जा रहे हैं। अब तिलक प्रथा थी हमारे घर से निकलने से पहले तिलक लगता था, लेकिन उस तिलक का साइंटिफिक रीजन नहीं समझाया हमें। तिलक कहाँ लगता है? फोरहेड पे। फोरहेड के पीछे क्या है? पीनल ग्लैंड। बिल्कुल। पीनल ग्लैंड क्या करता है? आपका विजन पावर, आपकी इंट्यूटिव पावर, आपकी नो हाउ की क्षमता कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए की समझ देती है। आपकी पूरी मस्तिष्क की ऊर्जा वो संचालित करती है। लेडीज पे बिंदी क्यों दिखाई गई रेड कलर? क्योंकि वो ऊर्जा का प्रतीक है। स्त्री तत्व को ऊर्जा माना जाता है ना, बिल्कुल। तो वो इसीलिए तो रेड बिंदी दिखाई गई। अब आप यहाँ येलो लगाओ, ब्लू लगाओ, वो आप कुछ भी लगाओ आज के ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन कुछ तो लगाओ। आज हम देखते हैं कोई इस्कॉन वाला व्यक्ति आया, वो तिलक लगाया हुआ है, तो सब उसी को घूर रहे होते हैं। वो तिलक क्या है? सफेद रंग का तिलक है, पीसफुल रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा।
अब कोई युद्ध में जाता था तो किसी रानी को क्या पड़ी है कि तलवार से हाथ लगा के उसके ऊपर ब्लड से तिलक कर रही है। वो तिलक का मतलब क्या है? विजय, कि आपकी फायर की एनर्जी, ये अग्नि तत्व है, आपकी अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जिससे कि आपके दिमाग के अंदर एक विजय की छवि बस गई। आपका पीनल ग्लैंड चार्ज हो गया कि मुझे जीत के ही आना है। तो यूथ इस चीज़ के पीछे पड़ रहा है, क्योंकि वो फॉलो तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें करनी चाहिए थी पहले की, वो छोड़ता जा रहा है, क्योंकि उसको छुड़वाने वाले कारण भी हम लोग ही बने हुए हैं। अब जब घर के बड़े ही उठ के सुबह तिलक नहीं करेंगे तो यूथ तो कहाँ से करेगा? बिल्कुल सही। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से यूथ कहीं ना कहीं डिसअलाइंड है। इन सब चीज़ों से सर मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है कि एक्चुअली क्या है कि अगर हमें पहले ही कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए, कि जैसे रिलेशनशिप की हमने बात करी कि हमारे पास अगर हमारा चार्ट हो तो हम बता सकते हैं कि वो हमारे लिए फ्यूचर पार्टनर है या नहीं है। या कोई यूथ है जो अपना करियर स्टार्ट करने वाला है, वो पता कर सके कि भाई उसका करियर जो है किस फील्ड में उसके लिए बेटर रहेगा। तो इस सब के लिए मैंने एक नाम सुना है, बर्थ चार्ट। तो अगर वो बर्थ चार्ट कोई अपना बनाना चाहे खुद से, मतलब वो नहीं चाहता कि मैं किसी के पास जाऊं, या कई बार सर आज की डेट में क्या हो गया कि पैसा बहुत ज़्यादा बिल्कुल मांगने लग गए हैं सभी लोग। तो अगर कोई अपने आप खुद बनाना चाहे बर्थ चार्ट अपना, और एक बेसिकली वो समझना चाहे कि एक्चुअली में उसकी क्या लाइफ है, कैसे वो कर सकता है, तो कैसे बना, क्या पॉसिबल है ये? देखिए, आज की डेट में या यूनिवर्स में इम्पॉसिबल वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल सही। तो आजकल अनेकों वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर, अपना नेम डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, टाइम डाले, चार्ट खुलेगा। लेकिन अब फिर बात वही आ गई ना, आज मान लो नर्सरी में आपको ABCD नहीं सिखाई जाती, सही बात है। तो क्या आप 10th में आके अट्रैक्शन वर्ड पढ़ सकते थे? नहीं। तो आज मान लो उसने चार्ट भी खोल लिया, अब उसे प्लेनेट भी नहीं पता, राशि भी नहीं पता, हाउसेस भी नहीं पता। पहली ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वहाँ आएगी। अब दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन है जिस साइट पे वो चेक कर रहा है, अब उनकी नॉलेज कितनी है? क्योंकि आजकल मैं 70% देखता हूँ जिसको एस्ट्रोलॉजी का अ भी नहीं आता, और वो प्लेनेट की यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। बिल्कुल। क्यों? उसने कोई क्रैश कोर्स किया और उसको किसी ने बता दिया भाई यूट्यूब पे मोनेटाइज कर लो, फिर बैठ के खाओगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो वो उसको फॉलो करेगा, अगर उसका नुकसान होगा तो अनडायरेक्टली कार्मिकली वही इम्पेक्टेड होगा। यूनिवर्स ले लेगा, इम्पैक्ट वही होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देने वाला कौन है? एक शिष्य की करनी गुरु को भोगनी पड़ती है। सही बात। इसीलिए तो गुरु पहले शिष्य देख देख के चुन के बनाते थे कि भाई ये मेरा उद्धार करेगा या बैंड बजाएगा। तो आज मान लो कोई यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, अगर कहीं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है और मेरा बुरा हो रहा है, तो वो अननोइंगली अपना कर्मा इंक्रीज करता जा रहा है, जो उसको इस लाइफ में नहीं तो आगे आने वाली लाइफ में पे ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब किसी करेक्टरिस्टिक पे जाते हो, किसी पर्सनलाइज नॉलेज पे जाते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी से गाइडेंस लें। आप खुद देख सकते हैं चार्ट, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज है प्लैनेट्स की तो आप चार्ट देख लेंगे, लेकिन अब उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हर वेबसाइट हर कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझाती। एक वेबसाइट उस प्लैनेट को अच्छा बोल रही होगी, एक खराब बोल रही होगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, उसका मिड का रास्ता निकलता है, वो कोई भी कंप्यूटर कैलकुलेशन नहीं करेंगी। तो बेसिक नॉलेज लेनी है कि मेरा नेचर क्या है, मेरे लिए कौन से रंग अच्छे हैं, कौन से डे अच्छे हैं। इट इज़ ऑलवेज कि आप जाओ किसी वेबसाइट पे डालो, लेकिन पढ़ लो उसको, लेकिन उसको पढ़ के अपने अंदर सबकॉन्शियस में फीड करो, इसकी मैं राय नहीं देता। अक्सर लोग बाग डेली राशि पढ़ते हैं अपनी, अब वो राशि तो जनरल है, वो उसके लिए तो नहीं है, क्योंकि उस दिन उसकी राशि कहाँ बैठी हुई है, किस प्लेनेट के साथ बैठी हुई है, किस गोचर में वो चल रही है, क्या उसकी सबकॉन्शियस की अलाइनमेंट है। मैटर तो सब कुछ करेगा ना, लेकिन उसने सुबह उठा, पढ़ा, आज का दिन तो मेरा खराब जाएगा,
पढ़ लिया। अब वो मीटिंग में गया, पीछे माला क्या चल रही है, खराब आज का दिन खराब 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 खराब। मीटिंग में लड़ाई हो जाएगी। मीटिंग में लड़ाई हो गई, बाहर आके क्या कहेगा, अरे यार वो मैंने सुबह पढ़ा था ना हाँ, कि मेरा आज का दिन खराब जाएगा, देख लो। हम्म, घर जाएगा, बीवी से लड़ाई हो जाएगी, फिर किसको दोष देगा कि मेरा आज का दिन खराब जाएगा। अगर वो व्यक्ति वो ना पढ़ता उस दिन तो वो मीटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है, घर पे भी लड़ाई नहीं होती। तो क्या पढ़ रही हैं और क्या बोल रही हैं, इससे ज़्यादा जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं डालता। मैंने बोला ना, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जब हम सुन रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों प्रोसेस अलाइंड हैं और बाकी आपकी सारी चीज़ें अलाइनेशन में आप ले आते हैं तो लाइफ में सक्सेस बहुत छोटा सा शब्द रह जाता है। तो आप क्या पढ़ रहे हो और क्या सुन रहे हो और क्या बोल रहे हो, अगर आप केवल इसी को जानने लग जाओ ना कि मैंने आज पूरे दिन में क्या बोला, उसका क्या प्रभाव रहा, क्या सुना और वो सुनकर मेरे अंदर क्या चला, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने सुना हो कबीरदास जी का दोहा है, बोली ये कमोल है जो कोई बोली जाने, ही ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। उसका महत्व क्या है कि जो शब्द आप बोलने वाले हो, वाइब्रेट करने वाले हो, अगर आज की भाषा में बात करूं, मैनिफेस्टेशन, आप अभी मैनिफेस्ट करने वाले हो कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप उसको थोड़ा सा तोल लो कि ये रिचनेस का मतलब क्या है मेरे लिए, तो शायद आप वो पा पाओगे जो आप डिजायर कर रहे हो। तो हर चीज की डिटेलिंग, उसको समझना, उसके डेप्थ में जाना ही सॉल्यूशन है। तो सर, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अगला क्वेश्चन है। जैसे मैं डार्क कलर्स बहुत पहनता हूँ, मैं घर पे, मेरा रूम आप देखेंगे वहाँ ब्लैक ग्रे पेंट्स हो रखे हैं, तो मेरे को बहुत लोग मना करते हैं कि भाई डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, डार्क कलर्स नहीं पेंट करने चाहिए घर में। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, आप दो चीज देखिएगा, एक ग्लेशियर और एक नदी। जी। बह कौन रही है? नदी। ग्लेशियर्स कहाँ है? फिक्स। तो वही लाइट कलर और डार्क कलर में है। ओके। डेंसिटी का खेल है। एक डेंस एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है। अब जहां मुझे एनर्जी का फ्लो चाहिएगा कि यहाँ एनर्जी मूव करे, वहां मैं क्या चूज करूंगा? लाइट कलर। ओके। जहां मुझे कोई स्टॉपेज क्रिएट करनी है, वहां मैं क्या यूज करूंगा? डार्क कलर्स। डार्क कलर। ठीक है। अगर हम इसको ट्रैफिक लाइट से देखें, ट्रैफिक लाइट में क्या है? सबसे नीचे ग्रीन कलर, जो कि लाइट शेड में होता है, जी। डार्क में तो नहीं होता। उसका मतलब क्या है? मूवमेंट। फिर बीच में येलो की टोन आती है, जो कि मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ डार्कनेस है। इसका मतलब क्या है? टेक अ होल्ड। हालांकि हम लोगों ने समझ रखा है कि ये जल्दी निकल जाओ, निकल जाओ ताकि रोकना ना पड़ जाए। सबसे ऊपर क्या आता है? रेड। डार्क कलर। उसका मतलब क्या है? होल्ड। तो डार्क एनर्जीज हो, डार्क वाइब्रेशंस हो या डार्क कलर हो, वो इंटेंसिफाई करते हैं। उनको हम वहां यूज करते हैं जहां हमें चीजों को ब्लॉक करना है। ओके। और जहां हमें मूवमेंट चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, फ्लो चाहिए, वहां हम ऑलवेज लाइट कलर चूज करते हैं। अगर आपको कभी एग्जांपल देखना हो तो आप देखिएगा कि आप कोई दो कपड़े देखिएगा, एक बहुत ही लाइटिश कलर के जो आजकल चल रहे हैं, और एक कोई भी डार्क कलर। आप 5 मिनट उन दोनों कलर को फोकस करिएगा और अपनी थॉट वेव जो आपकी चल रही है, फ्रीक्वेंसी, उसको ऑब्जर्व करिएगा। तो आपको सोच में ही समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप लाइट कलर देखोगे ना, आपके अंदर एक इनर हैप्पीनेस आती है। इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम फ्लावर्स बहुत ही लाइट कलर के होते हैं जी। और जहां ही आप डार्क कलर देखते हो, जैसे रेड रोज देखते हो आप, इंटेंस कलर है तो एक इंटेंस फीलिंग आती है, एक पैशन वाली फीलिंग आती है। ओके। तो अब चॉइस है आपकी कि आप अपनी लाइफ में किस चीज को रेज करना चाहते हो। रही बात, देखिए, ब्लैक और ग्रे कलर वो इसीलिए अवॉइड करने को बोले जाते हैं क्योंकि सैटर्न और केतु से इसको कनेक्ट किया जाता है। ओके। ग्रे कलर केतु से कनेक्ट किया जाता है, जो कि आपको इनर विजडम देता है।
लेकिन केवल इनर विजडम ही देता और वो कुछ नहीं देता। केतु को धर्मधारी विजय का झंडा बोला गया है। यानी कि कौन व्यक्ति जीत सकता है? जो अपने खुद से जीत ले। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद से जीत लेगा तो उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। तो यदि अगर आपकी चॉइस है कि इस जन्म में मेरे को सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सोशल नहीं बनना, लोगों से नहीं कनेक्ट होना, तो अब आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ में कैसी एनर्जीज चाहते हैं। ओके। सैटर्न है, वो हर्डल्स लाएगा। मुझे नहीं पता अपनी लाइफ में फेस करते हैं नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी ज़्यादा ब्लैक कलर कोई यूज़ करता है और अगर उसका सैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है या उसने कर लिया अपनी एक्टिविटीज से, तो लाइफ में क्या होगा कि काम बन रहा है, बिल्कुल एंड मोमेंट तक यस आ रही है, पता है कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और द मोमेंट वो क्लिक होना होता है वो यू टर्न मार जाता है। ओके। रीज़न कैन बी एनीथिंग। कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोले मैं आ नहीं सकता, कोई बोले मुझे काम हो गया, लेकिन आपके लिए क्या होगा, वो यू टर्न हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ ना तो गुड है ना बैड है, न राइट है ना रॉन्ग है, न पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आपकी लाइफ में वो क्या रिजल्ट दे रही है वो मैटर करता है। कईयों के लिए अच्छा भी हो सकता है। इट कैन बी। अगर मान लो कोई डार्क एनर्जीज में ही काम कर रहा है, कोई इंटेंस एनर्जीज में ही काम कर रहा है, ओके। तो आप मेजरली देखोगे दे वुड बी इन ब्लैक, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनको जाने। ओके। द मेजर कलर इज, जैसे ही आप डार्क कलर में आते हो आप अपने आप को हाइड कर लेते हो। हाइड लोग क्यों करते हैं? कि कोई ये ना जान पाए कि मैं क्या करता हूं, यानी कि मिस्टिक वर्क। ओके। तो अगर अब आपको लगता है कि आप कोई मिस्टिक वर्क कर रहे हैं जो दुनिया ना जान पाए, देन यू कैन बी इन दैट। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, तो यू कैन चेंज योर प्रेफरेंसेस। सो आप डार्क यूज कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। आपकी चॉइस क्या है, आपका डिजायर क्या है, आपकी आस्क क्या है, वो मैटर करती है। तो सर जब कलर्स की बात हो ही रही है तो मैं जानना चाहूँगा, अभी हम यूथ की बात कर रहे थे, तो जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है या फिर ये मान लीजिए कि कोई नया अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसके रूम के जो कलर्स होने चाहिए वो किस टाइप के होने चाहिए? तो उसकी चॉइस क्या है कि वो क्या फील्ड चूज करना चाह रहा है। मान लो मिलिट्री में जाना चाह रहा है, पुलिस लाइन में जाना चाह रहा है, तो वहाँ फिर हम वही इंटेंसिफाई कलर यूज़ करेंगे। ओके। जो उसके ऑरा को पुश करेंगे। अब कोई रिसर्चर बनना चाह रहा है, कोई अपनी राइटिंग लिखना चाह रहा है, तो वहाँ पर हम वैसे कलर्स को यूज़ करेंगे कि जो उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करे, कि जिससे कि वो कुछ नया निकाल के लेके आए। लाइट कलर। ओके। मैं लाइट नहीं बोलूँगा, देखो वहाँ डिपेंड करता है कि पहली बात तो उसकी डायरेक्शन क्या है, फिर उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कौन से प्लैनेट फेवरेबल हैं उस काम के लिए। ओके। तीनों चीज़ों के अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हर मूवमेंट पे मुझे हर पॉइंट को चेक करना जरूरी है उसको रियल आउटपुट देने के लिए। वैसे बोलने को तो मैं आपको बोल दूंगा कि अभी लाइट कलर लगा ले, वो इस डायरेक्शन में बैठ जाए या उस डायरेक्शन, लेकिन जो पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल है, बात वही की जाएगी। वो किस डायरेक्शन में अभी है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, उसकी दशा अंतरदशा कैसी है, वो जो चीज़ चाह रहा है वो उसके लिए बना भी है कि नहीं बना है, और बना है तो फिर देखा जाता है कि इसके लिए क्या क्या फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड है। ओके। इंट्रोस्पेक्शन है तो वो कलर कॉम्बिनेशन लेंगे। अगर उसको स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे मान लो अब आप रेड कलर देखते हो सपोज करो, तो रेड कलर देखते ही आपके अंदर एक सुफुर्ती आती है। एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। उसका रीजन क्या है? रेड कलर एनर्जी, खाते ही आपको ऊर्जा महसूस होती है। जो उसके अंदर की वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, दोज आर बाय प्रोडक्ट। अगर हम केवल कलर पे फोकस करके बात करें जी, अब यहीं आप मैंगो को ले लो, आपके अंदर एक स्मूथनेस, लाइटनेस आती है, एक टेस्टी वाला मजा आता है। एप्पल क्या तो वो मजा थोड़ी आता है। एप्पल तो ये पता है कि यार ये एनर्जी देगा। सेम विद द कलर्स, कि आपके प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा, आप किस डायरेक्शन में हैं वो डिपेंड करेगा, आपके प्लैनेट्स और नंबर्स कौन से फेवरेबल हैं।
क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँगा ना जो आपको एनर्जी देंगे। जो एनर्जी सकर होंगे मैं वो क्यों यूज़ करूँगा? सही बात। चाहे वो बेशक आपके प्रोफेशन के लिए बने हों, लेकिन अगर वो आपकी एनर्जी को कहीं भी हैम्पर कर रहे होंगे तो मैं चॉइस नहीं करूँगा उसकी। क्योंकि देखो, आज मैं आपको बोल दूँ कि आप वहाँ ग्रीन करवा दो, येलो करवा दो, पिंक करवा दो, वाइट करवा दो, होगा क्या? आपके लोग पॉडकास्ट सुनेंगे। जो व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा होगा, अब उसको तो नहीं पता कि उसकी जॉब लाइन के लिए क्या कलर रिक्वायर्ड है। वो कभी कोई कलर कर देगा, कभी कोई कलर कहेगा। एट द एंड क्या कहेगा? यार रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके काम से एनर्जी अलाइंड ही नहीं है। सही बात। तो रेदर देन, मैं एडवाइस तो देखो यही करते वास्तु में हम, कि अगर आपको एक सेंट्रल एवरेज लाइफ जीनी है जी, यानी कि आपको कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए है, एक बैलेंस लाइफ जीनी है, तो हमारा प्रेफरेबल हमेशा ऑफ वाइट कलर के लिए रहता है कि आपका पूरा कंप्लीट घर ऑफ वाइट होना चाहिए। ओके। ऑफ वाइट क्या है? ना बैलेंस करेगा ना इम्बैलेंस करेगा। तो एटलीस्ट मान लो आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके ना नुकसान मिलेंगे ना फायदे मिलेंगे। फायदे ना मिले लेकिन कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। सही बात। तो हम ऑफ वाइट ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर वो कंसल्ट कर रहे हैं तब वो वेरिएबल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर कलर एक डायरेक्शन को इंक्रीज करता है और एक डायरेक्शन को डिक्रीज करता है। तो फिर वही रिक्वायरमेंट पे बात आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई कोई कहता है मुझे पैसा चाहिए तो हम पैसे की दिशा पे काम करते हैं। कोई कहता है मुझे रिश्ते चाहिए, हम रिश्ते की दिशा पे काम करते हैं। कोई कहता है हमें सब कुछ चाहिए तो फिर हम बैलेंस काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि स्टूडेंट्स को कौन से कलर चूज करने चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अगर किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑफ वाइट कलर ही रखें। ओके। और अगर स्टूडेंट, ये सारी बात चली रही है, डायरेक्शन की बात चल रही थी सर, तो डायरेक्शन में सोना भी आता है कि उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो किस डायरेक्शन में सोना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स को हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। बिल्कुल। अगर मान लो कोई सीए की फील्ड में जाना चाहता है जहाँ पर मेंटल वर्क उसको करना है, तो मैं कहता हूँ कि ईस्ट में सोएं या ईस्ट में सर रख कर सोएं। ओके। तो उससे उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी जितनी इंक्रीज होगी वो उतना उस फील्ड में काम कर पाएगा। ठीक है। फिर ईस्ट, अब सीए है या कोई भी मेंटल वर्क करने वाला है, उसको चाहिए सोशलाइजेशन। ईस्ट सोशलाइजेशन भी देगा, कनेक्शन भी बनाएगा। अब मान लो किसी को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नए नए क्लाइंट्स चाहिए, न्यू न्यू बिजनेस चाहिए, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो नॉर्थ में सोए। ओके। अब कोई काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा, फिर हम प्रेफर करते हैं कि वो वेस्ट में सोए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सभी लोगों के लिए बेसिकली। देखिए, खाली हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो फिर यूथ अलग रह जाएंगे। बिल्कुल सही। मेजर बात एक ही है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है कि WSW जो स्टडी का जोन है वहाँ या तो बैठकर पढ़े या वहाँ पर उनका कोई सामान रखा हो। सही बात। और जब भी पढ़ें सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडेड करें। इसके लिए हम कई बार कहते हैं कि वो आँख बंद कर बैठे, ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो बैठें। यहाँ पर हम थोड़ी स्वर विद्या का प्रयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा राइट स्वर चल रहा है कि लेफ्ट स्वर चल रहा है। लेफ्ट चल रहा है यानी कि चंद्रमा चल रहा है, यानी कि मन चंचलित रहेगा। वो व्यक्ति बैठेगा जरूर, टिकेगा नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। सूर्य स्वर चल रहा है तो वो सुदृढ़ता का प्रतीक है, वो बैठ के शांति से पढ़ेगा। अगर उसका मान लो लेफ्ट स्वर चल रहा है, अब राइट चलाना नहीं आता, अब मैं यहाँ पर विधा तो नहीं बता सकता राइट की, तो वो क्या कर सकता है, शांति से बैठे, आंख बंद करे, लम लम लम, इसका उच्चारण करे 21 बार। ओके। तो धीरे धीरे उसका राइट स्वर चलने लगेगा, माइंड सेंट्रलाइज हो जाएगा। जैसा आपने अभी सुन के विद इन 3 बार बोलने में ही सारा माहौल शांत हो गया। जी, बिल्कुल। तो जब तक वो स्थिरता नहीं आएगी ना, कुछ नहीं पढ़ पाएगा, किसी भी दिशा में बैठ जाए। तो दिशा से ज्यादा क्या है, दशा। दशा यानी कि हमारी अलाइनमेंट। दिशा प्रभाव करेगी, दिशा का प्रभाव 20% है, 80% हमारी अलाइनमेंट है।
हम भाग किसके पीछे रहे हैं? 20% के पीछे। 80% पे कोई बात नहीं कर रहे। आज स्टूडेंट बैठ के सिर्फ आपको 2 ही टेक्निक बताई है, इस टेक्निक का प्रयोग करने लग जाए खाली। नहीं, जैसे आजकल नंबर्स का चलन चला हुआ है तो वो अपनी बुक्स पे 3 to 5 लिख ले। अच्छा, ग्रीन पेन से। उससे क्या होगा? धीरे धीरे देखिए, अगेन नंबर्स, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध तीनों ही विद्या के कारक हैं। मून से मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। 3 नंबर जुपिटर का नॉलेज का एक्सपेंशन होगा। 5 नंबर बुध, वो बुद्धि से कनेक्टेड है, आपका कॉन्शियस ब्रेन डेवलप होगा। इसको आप बुक पे लिखें, इसको आप उनकी वाटर बॉटल पे लिखें, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कब काम करेंगी? जब वो बच्चा बैठकर अलाइंड होकर पढ़ेगा। हम क्या करते हैं, बच्चा आया स्कूल से रोते रोते, ट्यूशन का बैग टांगा, ट्यूशन वाली के यहाँ भेज दिया। ट्यूशन वाली मैडम कह रही बच्चा पढ़ नहीं रहा। मैम आपने देखा था वो पढ़ने के मूड में था? हम लोग हर चीज़ है ना फोर्सफुल करवाना चाह रहे हैं। हम कोई भी चीज़ अलाइनमेंट में नहीं देखते। जरूरी नहीं है कोई बच्चा 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ेगा तो ही कामयाब होगा। मैं कहता हूँ जिस समय उसका पढ़ने की इच्छा है, जिस समय उसकी अलाइनमेंट है, अगर वो 12 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ेगा ना तो ज़्यादा आउटपुट देगा रेदर देन की 12 घंटे के। लेकिन वही फोर्स मेरे घर में भी वही होता है। मैं मेरे बच्चों को कभी नहीं बोलता पढ़ने के लिए। जब मुझे दिखता है कि हाँ अब इनका मूड है, तब वो बैठ के अपने आप अपना होमवर्क कर लेंगे। सही बात है। क्योंकि क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगानी है। हमें अगर पुश डालना की आदत पड़ गई ना उनको, तो फिर वो जैसे आजकल गाड़ी है ना पुश बटन स्टार्ट, वो लाइफ लॉन्ग फिर वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल। कि जब तक कोई उनको पीछे से एंटर नहीं मारेगा ना, चाहे टाइम, चाहे यूनिवर्स, चाहे पेरेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे एनिमी, कुछ भी नाम दे दो, दुश्मन दुश्मन नहीं होता। वो यूनिवर्स एक आपको लेसन भेजता है, भाई सीख ले। सही बात। प्यार से सिखा रहा हूँ, नहीं मान रहा तो पिटाई खा के सीख ले। मेरी लाइफ में ही बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं। क्योंकि जब हम इस एनर्जी वर्ल्ड में आते हैं ना तो हमें बहुत कुछ मिस्टिक 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 बोला जाता है, तो बहुत चीज़ें जग जाती हैं कि यार ये पावर लेंगे, वो पावर लेंगे, वो पावर लेंगे। लेकिन जब हम उसके पीछे भागते हैं तो हमें यूनिवर्स अलग अलग स्टेजेस पे ये मैसेज देता है कि भाई तू इसके लिए बना है कि नहीं बना है। नहीं सुनूंगा, फिर सेकंड स्टेज पे देगा, फिर थर्ड पे देगा, फिर फोर्थ में पिटाई करता है। पिटाई इन द सेंस कोई एनिमी मिल जाएगा, कोई ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही आपका बैंड बजा देंगे दिमाग का। अल्टीमेटली यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि भाई ये चीज तेरे अंदर है जिसको तू बाहर खोज रहा है, या तू इस लाइफ में इसके लिए बना नहीं है तो इसके पीछे भागी मत। सिर्फ हमें वो सुनने की आदत डालनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपने आप। मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करने में, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ नया सुनने को भी मिल रहा है। पर अभी सेम सर की कैमरे वाले जो हमारे भैया हैं वो कह रहे हैं जी टाइम ओवर हो गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको हम दोबारा बुलाना चाहेंगे इस एपिसोड पे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमने आपसे 1% भी बात नहीं करी है। सर देखिए, जब भी नॉलेज की बात होती है ना तो वो एंडलेस होती है। बिल्कुल सही। किस टॉपिक से कहाँ कोई टॉपिक जुड़ जाए, किस टॉपिक से कहाँ कोई टॉपिक जुड़ जाए, तो right. वो धागे हैं। बिल्कुल। वो तो जितने खुलते जाएंगे उतनी चीजें निकलती जाएंगी। बिल्कुल। अब हमने शुरुआत में नाम किनका लिया था? हर हर महादेव। बिल्कुल। तो जो उनको आज खोलना था वो उन्होंने आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, किसी माध्यम से अपने आप उसको खोल दिया। Thank you so much for the valuable tips. Thank you very much. And thank you so much for sharing the knowledge that you have given today. And thank you so much for coming to the Pixar Talks. Thank you, sir. Thank you, sir.